लेंगे। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न है एसीटोन एसिटाल्डिहाइड की तुलना में नाभिक स्नेही यौग के प्रति अधिक क्रियाशील क्यों होता है? एक्चुअली मेरा इस में सबमिशन ये है कि प्रश्न गलत है। एसीटोन एसिटाल्डिहाइड की तुलना में नाभिक स्नेही यौग के प्रति कम क्रियाशील क्यों होता है, ये होना चाहिए था, प्रश्न गलत है। चलिए मैं समझाता हूं ऐसा क्यों है। ये एसीटोन है और ये एसिटाल्डिहाइड है, ठीक है। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं जो होती है वो इस कार्बोनिल कार्बन के इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण से होती है और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होते हैं, तो कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव, तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पे अटैक करता है इस कार्बन पर, ठीक है। अब जैसे CH3 समूह लग गया एसिटाल्डिहाइड के मुकाबले एसीटोन में अंतर क्या है कि CH3 समूह प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट वाला ग्रुप है, तो क्या करेगा ये इसकी इलेक्ट्रॉन न्यूनता को दूर कर देगा, कम कर देगा। फलस्वरूप नाभिक स्नेही यदि यहाँ अटैक करेगा तो इसको ज्यादा मुश्किल होगी, यहाँ तो बहुत क्रियाशील रहेगा है। और ये जो है ना यहाँ पर ये तो, मतलब इसको एक्चुअली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन न्यूनता बहुत कम दिखाई देगी या इसलिए कारण यहाँ पे एसीटोन पर जो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया में पहला पद है जिसमें नाभिक स्नेही इस इलेक्ट्रोपॉजिटिव न्यून कार्बन पर अटैक करता है वो धीमी गति से होगी, जबकि इसमें वो तीव्र गति से होगी, और इससे भी तीव्र गति से होगी किसमें, फॉर्मल्डिहाइड। देखिए इस फॉर्मल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड एसीटोन में तुलना करेंगे तो ये सबसे ज्यादा क्रियाशील है और ये सबसे कम क्रियाशील है। कब, जब नाभिक स्नेही की योगात्मक अभिक्रिया इन कार्बोनिल यौगिकों में होती है। तो ये प्रश्न गलत है, प्रश्न ये होना चाहिए था कि एसीटोन एसिटाल्डिहाइड की तुलना में नाभिक स्नेही यौग के प्रति कम क्रियाशील क्यों होता है। तो कम क्रियाशील इसलिए कि इसमें दो CH3 समूह यहाँ लग गए और यहाँ पे केवल एक है, यहाँ एक भी नहीं है, तो इन दोनों में तुलना करते हैं तो ये CH3 समूह के प्लस आई प्रभाव से कार्बन की इलेक्ट्रॉन न्यूनता काफी हद तक दूर हो गई, इसलिए नाभिक स्नेही का जो अटैक है वो कम तीव्रता से होगा। ये हम कहें कि एसिटाल्डिहाइड में नाभिक स्नेही तीव्रता से या क्रियाशीलता के साथ अटैक करेगा और उत्पाद बनाएगा, युग उत्पाद इसमें बनाएगा, ठीक है। ये प्रश्न गलत है, इसमें जवाब मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न संख्या 6, कार्बोक्सिलिक अम्ल ऑक्सिन नहीं बनाता जबकि इसमें कार्बोनिल समूह होता है, क्यों? वेरी गुड। ये देखिए कोई कार्बोनिल समूह है, कार्बोनिल समूह जो है किसी एल्डिहाइड या कीटोन में हो सकता है। मान लीजिए कि ये कोई कीटोन है या एल्डिहाइड भी हो, R या R डैश में इसको एक हाइड्रोजन हो जाएगा, तो कोई एल्डिहाइड या एसिटाल्डिहाइड दोनों H हो गए तो फॉर्मल्डिहाइड है, दोनों एल्किल समूह है तो ये कीटोन है। और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में RCOOH है ना। कार्बोनिल समूह कार्बोक्सिलिक एसिड में भी है और एल्डिहाइड या कीटोन में भी, कार्बोनिल यौगिकों में भी है, लेकिन इसमें जो CO है, C के ऊपर अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज, जैसा कि मैंने आपको बताया है ना, और ये ऑक्सीजन के ऊपर अच्छा खासा नेगेटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जाते हैं और हाइड्रोक्सिल अमीन से इसकी रिएक्शन होती है NH2OH है ना, NH2OH से इसकी रिएक्शन होती है और NH2OH से रिएक्शन कैसे होती है वो बताता हूं मैं फाइनल प्रोडक्ट बताता हूं। एक्चुअली इसमें फाइनल प्रोडक्ट यदि आप देखेंगे तो पहले तो योगात्मक अभिक्रिया होगी, पहले NHOH जो इसका नेगेटिव पार्ट है वो इस पे जुड़ेगा और H पॉजिटिव इस पे जुड़ेगा और जो कंपाउंड बनता है वो ये होता है R डैश C NHOH, इस OH और ये O पे ये वाला H जुड़ेगा, उसको OH यहाँ लिख दिया। अब क्या होता है, ये तो योगोत्पाद हुआ, इसमें से जल का अणु निकलता है। जल का अणु कैसे निकलता है, देखिए ये H और ये OH यहाँ से निकलेगा, तो वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा, तो नेट रिजल्ट क्या हो गया, योगात्मक अभिक्रिया और उसके बाद जल के अणु का विलोपन, ये वाला उत्पाद बनेगा। R डैश C OH यहां से निकला और H ये वाला निकला, C और N के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, ये ऑक्सिन कहलाते हैं। तो ऑक्सिन बनाना कब, हाइड्रोक्सिल अमीन की एल्डिहाइड या कीटोन से क्रिया से जो योगोत्पाद बना है उसमें से जल के अणु, छोटे अणु का विलोपन हुआ, तो ये अभिक्रिया संघनन अभिक्रिया कहलाती है, यानी कि कंडेंसेशन रिएक्शन, जिसमें योगोत्पाद बनता है, एडिशन रिएक्शन होती है, उसमें से छोटा मॉलिक्यूल निकल जाता है, इसको संघनन बोलते हैं और ऑक्सिन बनता है। अब यहाँ पे इसमें भी कार्बोनिल ग्रुप तो है, लेकिन इसमें कार्बन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन न्यूनता है वो दूर हो गई, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन जो ये लगा हुआ है इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में, वो इस CO डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में आ जाता है, इस कारण से इस कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो अनुनादी संरचना है वो ये वाली हो जाएगी।
आप देख रहे हैं कार्बन की इलेक्ट्रॉन न्यूनता को काफी हद तक इसने दूर कर दिया। फलस्वरूप क्या होगा कि अब इस पर हाइड्रोक्सिल अमीन का जो NHOH इस प्रकार से यूज होता है, NHOH। ये डेल्टा नेगेटिव होता है, डेल्टा पॉजिटिव। तो ये नाभिक से नहीं, ये अटैक करना था इसको यहाँ पर। अब ये यहाँ पे अटैक नहीं करेगा क्योंकि दिख तो रहा है कार्बोनिल यौगिक, लेकिन वास्तव में कार्बोनिल यौगिक रहा नहीं। मतलब इसकी जो रिएक्शन कार्बोनिल की नहीं देगा, ये वनस्पति के कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया देगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो इस कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में जैसे आ गया तो ये कार्बोनिल का मौलिक स्वरूप जो एल्डिहाइड कीटोन में था वो लुप्त हो जाता है। तो आपका उत्तर क्या हुआ कि कार्बोक्सिलिक अम्ल ऑक्सीजन नहीं बनाता है, जबकि इसमें कार्बोनिल समूह होता है। क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या होता है, ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है OH ग्रुप का ऑक्सीजन, इसका लोन पेयर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इस C डबल बॉन्ड O पाई बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेशन में संयुग्मन में है। फलस्वरूप ये मौलिक स्वरूप खो देगा कार्बोनिल समूह इसका। फलस्वरूप ये एल्डिहाइड कीटोन की भांति इस पर एक नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन नहीं होगी, इसलिए ऑक्सीजन नहीं बनाएगा जैसा कि सामान्यतः एल्डिहाइड कीटोन बनाते हैं। ये ऑक्सीजन कहलाता है। ठीक है, ये ऑक्सी में यदि एल्डिहाइड है तो ये एल्डोक्सिम है, यदि ये कीटोन है तो ये कीटोक्सिन कहलाता है। अगला प्रश्न ले रहे हैं, यूरिया की अनुनादी संरचना लिखिए। ये सभी अति लघुचरात्मक प्रश्न है और आपको मैं समझा रहा हूं पूरा लिखना तो बहुत कम है। यूरिया की अनुनादी संरचना लिखिए। देखिए यूरिया क्या है, NH2CONH2 एमिनो मेथिलामाइड, ये यूरिया है ना। इसकी अनुनादी संरचना लिखनी है आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन के ऊपर लोन पे एक प्रकार का एमाइड है ये, है ना, डाई एमाइड कह सकते हैं। एक एमाइड ग्रुप इधर है, एक एमाइड ये है, तो CO कॉमन आ गया है ना। एमिनो समूह की भी कुछ अभिक्रिया देता है। एनीवे, तो यूरिया की अनुनादी संरचना कैसे लिखेंगे, देखिए ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पे, तो ये हो गया NH2 पॉजिटिव डबल बॉन्ड CO नेगेटिव NH2। ठीक है, और एक और देखो, इसकी ये एक अनुनादी संरचना ये बन गई, एक अनुनादी संरचना ये बन जाएगी। देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, तो ये दूसरी संरचना क्या हो गई, NH2 वापस लोन पेयर यहाँ आ गए, CO नेगेटिव डबल बॉन्ड NH2, और ये यहाँ पे लोन पेयर इस पे यहाँ चला गया इधर बॉन्ड बनाने में, तो इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। ये जो संरचनाएं हैं यूरिया की अनुनादी संरचनाएं, इनमें से ये सबसे ज्यादा स्थायी होती है, इसलिए सामान्यतः यूरिया को इसी सूत्र से लिखते हैं। इसमें उदासीन जैसे किस प्रकार का इलेक्ट्रॉन प्लस और नेगेटिव चार्ज नहीं जैसा कि इनमें पाया जा रहा है। ठीक है, तो यूरिया की अनुनादी संरचना होगी। अगला प्रश्न 8वां प्रश्न, ए पार्ट अभी कर लेते हैं, उसके बाद बी और सी पार्ट के लिए अलग वीडियो बनाएंगे। 8वां प्रश्न है, निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। देखिए अभिक्रिया दे रखी है C6H5NO2 और इसकी रिएक्शन है जिंक और अमोनियम क्लोराइड के साथ, जिंक और अमोनियम क्लोराइड के साथ। ठीक है, जिंक और अमोनियम क्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन है। ये कह रहा है उत्पाद क्या बनेगा। ठीक है, ये जो रिएक्शन है नाइट्रोबेन की रिएक्शन है। नाइट्रो एरोमेटिक नाइट्रो यौगिक की खासियत है कि इनके जब अपचयन कराते हैं तो अलग अलग माध्यम में अलग अलग पीएच में इनके अलग अलग अपचयन के उत्पाद बनते हैं, और वहीं से रिएक्शन दी गई है। जब अभिक्रिया का माध्यम अम्लीय होता है तो सामान्यतः एमीन बनते हैं, NO2 से एमीन बनते हैं। जब अभिक्रिया का माध्यम उदासीन होता है तो कुछ अलग उत्पाद बनते हैं। क्षारीय होते हैं तो दो बेंजीन न्यूक्लियस आपस में जुड़ते हैं। ये उदासीन माध्यम में जब इसका अपचयन हो रहा है, तो जब भी एनिलीन नाइट्रोबेंजीन का अपचयन होता है तो इसका अपचयन का पहला उत्पाद होता है नाइट्रोसोबेंजीन। जब इसमें से दो हाइड्रोजन इसमें जुड़ते हैं, दो हाइड्रोजन जुड़ने का मतलब है एक जल का अणु यहां से निकल गया, तो पहले बना नाइट्रोसोबेंजीन, फिर दो हाइड्रोजन और जुड़े और जल का एक अणु और निकलता है। यदि सॉरी दो हाइड्रोजन और जुड़े तो ये देखिए N डबल बॉन्ड O है, एक एक यहां जुड़ा, एक एक यहां जुड़ा, क्या बना C6H5NHOH, है ना। इसको क्या बोलेंगे, अभी पिछली रिएक्शन में लिया था ये, यदि यहाँ H होता तो ये हाइड्रोक्सिल अमीन है, तो ये कहलाएगा N फेनिल हाइड्रोक्सिल अमीन। तो N फेनिल हाइड्रोक्सिल अमीन बनता है यदि ये रिएक्शन यहाँ, और ये रिएक्शन और आगे गई,
दो हाइड्रोजन और जुड़े तो ये बनेगा C6H5NO2 एनिलीन। तो जब हम माध्यम उदासीन रखते हैं, उदासीन माध्यम का अपचय है जिंक अमोनियम क्लोराइड, तो उत्पाद बनेगा एन फेनिल हाइड्रोक्सिल अमीन। यदि अम्लीय माध्यम रखते तो एनिलीन उत्पाद के रूप में बनता था। आपका उत्तर क्या है यहाँ पे, इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, एन फेनिल हाइड्रोक्सिल अमीन। और ये यदि आप क्षारीय उत्पाद रखते हैं या क्षारीय माध्यम में अपचय रखते तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, फिर वो एजोक्सी बेंजीन, एजो बेंजीन और हाइड्रोजो बेंजीन बनाते हैं। ठीक है, उसको फिर वापस देखेंगे। तो नाइट्रोबेंजीन का अपचयन जिंक अमोनियम क्लोराइड से कराने पर एन फेनिल हाइड्रोक्सिल अमीन उत्पाद के रूप में बनता है। निम्न एमीन्स को क्षारीयता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। NH3 C2H5 whole twice NH C2H5 whole thrice N। इस प्रश्न में दो गलतियां हैं। प्रश्न तो बहुत छोटा है लेकिन बनाने वाले ने दो गलतियां की है। निम्न एमीन्स को क्षारीयता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, 3 एमीन लिखे हैं। पहली बात तो ये एमीन नहीं है, ये अमोनिया है। ये एमीन है, ये द्वितीयक एमीन है, डाईएथिल अमीन, ये ट्राईएथिल अमीन है, तो प्रश्न ही गलत है। नंबर 2, इसने क्षारीयता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए पूछा है, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि विलायक क्या लेना है। जब तक आप विलायक नहीं बताएंगे तब तक क्षारीयता का क्रम निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो ये मानते हुए कि हम गैसीय अवस्था में बात कर रहे हैं, जब आप गैसीय अवस्था में बात करते हैं तो सबसे कम क्षारीयता होती है अमोनिया की, उसके बाद होगी C2H5 होल ट्वाइस NH की द्वितीयक एमीन, और उसके बाद C2H5 होल थ्राइस N। अमोनिया फिर डाईएथिल अमीन और ट्राईएथिल अमीन। लेकिन यदि आपने एक्वस या जलीय विलयन लिया है, देखिए यहाँ पे ये जो क्रम कहां से आया है, क्रम इस तरीके से आया है कि जो एथिल ग्रुप है, देखिए कोई भी एमीन या अमोनिया क्षारीय इसलिए है कि नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो ये किसी इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक को दे सकता है, लुईस अम्ल को दे सकता है। तो यहाँ पर देने की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि दो C2H5 समूह अपने प्लस आई प्रभाव से नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देते हैं या 3 और ज्यादा बढ़ा देंगे। लेकिन ये स्थिति इस कारण से तृतीयक एल्किल अमीन सबसे ज्यादा क्षारीय होना चाहिए। लेकिन ये गैसीय प्रावस्था में जब आप जलीय विलयन में लेंगे तो सॉल्वेशन का इफेक्ट होता है। सॉल्वेशन मतलब कि आपका जो ये ट्राई एल्किल अमीन है, डाई एल्किल अमीन है, इस पर जैसे प्रोटॉन जुड़ेगा या इलेक्ट्रॉन न्यून प्रजाति जुड़ेगी तो इसका सॉल्वेशन होगा इस जलीय विलयन में, तो उस कारण से उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा तो उसमें आपको जो क्षार के ऊपर जब आप जोड़ना चाहेंगे कि लुईस अम्ल का इस पर अटैक कराना चाहेंगे जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या होगा कि 3 एल्किल समूह जैसे यहाँ पर है, तो 3 एल्किल समूह बहुत बड़े ग्रुप है, एक ग्रुप यहाँ पे, एक ग्रुप यहाँ पे, एक ग्रुप जैसे यहाँ पे है। फलस्वरूप क्या होगा कि आने वाला जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है या लुईस अम्ल है उसको यहाँ पहुंचने में बहुत दिक्कत आएगी, जिसको बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस या थ्रेलियन विन्यासी बाधा। उस स्थिति में जब इसके पास भले ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है प्लस आई प्रभाव से 3 C2H5 ग्रुप दे रहे हैं, लेकिन विलायक अवस्था में जब जलीय विलयन आपने लिया है तो सॉल्वेशन के कारण से क्या होगा कि इस स्टेरिक इफेक्ट के कारण से जो है ना इसको यहाँ आने में दिक्कत आएगी। किसको, जो आपके लुईस अम्ल है उसको आने में दिक्कत आएगी, यानी कि ये सबसे कम क्षारीय जो है ना, सबसे ज्यादा क्षारीय होगा, उसके बाद नंबर आएगा तृतीयक एल्किल अमीन का, उसके बाद अमोनिया का, तो क्रम बदल जाएगा। इसलिए प्रश्न गलत है। नंबर 1 ये तो एमीन नहीं है, और नंबर 2 आप इनको याद देना चाहिए था गैसीय माध्यम है या विलायक की उपस्थिति में जलीय विलयन में है। यदि जलीय विलयन होता तो सबसे ज्यादा क्षारीय ये है, उसके बाद ये है और सबसे कम अमोनिया होगा। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। आखिरी प्रश्न है, निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। अभिक्रिया लिखी हुई है CH2OH डाइल्यूट H2SO4 और नीचे त्रिभुज का निशान ये करें। ये ए सेक्शन का लास्ट प्रश्न। इस प्रश्न में भी एक मेरे को दिक्कत लग रही है, डाइल्यूट H2SO4 की जगह कंसंट्रेट H2SO4 होना चाहिए था। प्रश्न बनाने वाले ने थोड़ा ध्यान नहीं रखा क्योंकि बाकी चीज रिएक्शन होना थोड़ा मुश्किल है। ये यदि कंसंट्रेट H2SO4 जब आप इसको गर्म करते हैं तो निर्जलीकरण की अभिक्रिया होती है। प्रश्न गलत है ना, निर्जलीकरण की अभिक्रिया होगी और उसमें इस प्रकार से रिएक्शन होगी। देखिए उत्पाद क्या बनता है, CH2OH जल के 2 अणुओं का विलोपन होगा
और इथाइलिन ग्लाइकोल के भी दो अणु काम में आएंगे। देखिए ऐसे एक यहां से एक यहां से जल के दो अणु निकले। कब? क्योंकि ये H2SO4 कंसंट्रेट H2SO4 एक निर्जलीय कारक के रूप में काम करता है। जब आप इसको गर्म करेंगे ना तो दो जल के अणु निकलेंगे, क्या बनेगा? देखिए ऑक्सीजन CH2 CH2 ऑक्सीजन CH2 CH2O। ये देखिए ये एक प्रकार का चक्रीय ईथर है। किसी भी साइक्लिक ईथर या एक विषम चक्रीय यौगिक है जिसमें पोजीशन नंबर 1 2 3 4 5 6 1,4 पोजीशन पर ऑक्सीजन है। इस यौगिक को बोलते हैं 1,4 डाइऑक्सेन। 1,4 डाइऑक्सेन एक प्रकार का अध्रुवीय विलायक है, एक प्रकार का चक्रीय ईथर बनता है जब आप एथिलीन ग्लाइकोल को कंसंट्रेट H2SO4 के साथ गर्म करते हैं। जल के दो अणु का विलोपन एथिलीन ग्लाइकोल के दो अणु में से विलोपन होता है और 1,4 डाइऑक्सेन बनता है। तो ये इसकी निर्जलीकरण की अभिक्रिया है वास्तव में, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेट H2SO4 लेना जरूरी है। डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन ये प्रॉपर नहीं होगी। तो दैट्स ऑल। हम सेक्शन बी और सेक्शन सी को अगले वीडियो में सोल्व करने की कोशिश करेंगे। कीप लर्निंग और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। ये चीज लेंगे